नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। आज इस मंच से हम चर्चा करने वाले हैं हिजाब विवाद पर। ईरान में चल रहा हिजाब विवाद एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है और अब यह खबर आ रही है कि वहां की नैतिकता पुलिस को भंग किया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं अमरीन जैदी। अमरीन जैदी इस्लाम के मामलों की जानकार हैं और महिलाओं पर काम करती हैं, खास तौर पर वॉर विडोज पर। चेंज मेकर फाउंडेशन की संस्थापक हैं। याना मीर हमारे साथ जुड़ी हैं, जो जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर से जुड़ी हैं हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं फिरोज मीठी बोरवाला। फिरोज जी गांधीवादी विचारधारा के हैं, प्रगतिशील विचारधारा के हैं, लगभग 35 सालों से जन आंदोलन का हिस्सा हैं और इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन के मंच पर। सबसे पहले हम फिरोज जी से जानना चाहेंगे कि जब बदलाव की कोशिश होती है तो पूरी दुनिया जो है वो साथ हो जाती है। जिस तरह से ईरान में देखा गया कि वहां की औरतों के समर्थन में सरहद पार के लोग भी शामिल हुए और अंततः ऐसा लग रहा है कि अब जो है सरकार झुकती नजर आ रही है। फिरोज जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? इसमें एक तो ईरान के लोग, ईरान के महिला और ईरान के पुरुष, ये सबको हम सब भारत की तरफ से, मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ी सलामी देनी चाहिए, एक जिंदाबाद बोलना चाहिए कि इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, अहिंसक रहा। और जो सिविल डिसोबीडियंस का जो तरीका है कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, मैं बाल को काटूंगी और सड़कों पे मैं चलूंगी बिना कर लो जो आपको करना है, तो वो एक्चुअली असहयोग आंदोलन का ही एक फॉर्म हमको दिखता है जो ईरान में इन महिलाओं ने किया है। और बहुत करेज की बात है, क्योंकि ये जो मॉरल पुलिस वाला जो मामला है, मॉरल गाइडेंस पुलिस, जिसका नाम सुनकर ही हंसना भी होता है कि वो जिस तरीके से सड़कों पे थे और पकड़ पकड़ कर औरतों को लेके जाते थे, और उनको पता है कि मासा अमीनी की मौत भी इसमें हो गई। और इसके पहले भी और ये जुलाई का महीना था जब सेपिडो राशनो करके एक लेखक थी जिसको वो लोग लेके गए। 1 महीने के बाद उसको टीवी पे लाए थे, दिख रहा था उसके चेहरे का क्या हाल है, और सेपिडो को पूरे देश के सामने माफी मांगनी पड़ी। और उससे भी एक माहौल बना जहाँ खास के औरतें बोली कि ये बहुत हो गया, क्योंकि बात ऐसी थी कि ये हिजाब का जो बैकग्राउंड है कि 79-80 में जो ईरान में जो क्रांति हुई, और वो क्रांति हुई थी शाह के विरोध में। मैं इसको सिर्फ इस्लामिक क्रांति नहीं बोलता, क्योंकि उसमें लेफ्टिस्ट फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पे शामिल थे। इस्लामिस्ट फोर्सेस ने उसको पूरा कैप्चर कर लिया, वो लोग, एक अलग बात है। मगर वो टाइम पे शाह ने वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हिजाब उतारने का काम किया था कि औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी। तो औरतों ने हिजाब इसलिए पहना क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस का उनका जवाब था कि हम अपना तय करेंगे, हमको हिजाब पहनना है, क्या पहनना हम तय करेंगे, कोई शाह नहीं तय करेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जब खोमेनी की सरकार आई, उन्होंने कानून लेकर आए कि हिजाब तो अभी कंपलसरी होगा। तो जो पहला प्रदर्शन हुआ खोमेनी के सरकार के खिलाफ, वो औरतों का ही था, जिन्होंने कहा कि हम हिजाब कंपलसरी तो नहीं मानने वाले ये बात। मगर आपको याद होगा ये दौर था, उसी टाइम पे 1780 में इराक ने हमला कर दिया था ईरान पे। पूरी एक लंबी 10 साल की एक जंग चली। तो उस दौरान अगर लोग सड़कों पे आते अपनी सरकार के खिलाफ, तो उनको एंटी नेशनल बोला जाता। तो वो टाइम पे 80s के दौरान ये सवाल इतने बड़े पैमाने पे एक्चुअली उठा ही नहीं, शायद 80s के सवाल, और लोगों ने अपनी एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसे ही चलेगा। अभी ये जो पीढ़ी है वो 1990s 2000 अभी की पीढ़ी है, पिछले 30 साल की पीढ़ी है जो अभी लड़ रही है, और उनको पूरा सपोर्ट है वो 1980s की पीढ़ी की जो औरतों ने उस टाइम का भी विरोध किया था। तो एक गुस्सा था। ओके, मैं तो बम्बई की बात करूँ, जो 3 महीना हमको भुगतना पड़ा ये मास्क वालों से कि मास्क पहनोगे तो फाइन होगा वगैरह वगैरह। तो ये तो 40 साल से ये सो कॉल्ड ये हिजाब और निकाब और ये जो सब मामला है उसके खिलाफ का ये सवाल है। और ये बॉर्डरली ऑटोनॉमी का सवाल है। औरतों ने तय किया, ये कोई कुर्दिश लोग इसलिए नहीं खड़े हुए थे कि कुर्दिस्तान को बनाना है। मतलब ईरान की सरकार ने उसको पेश करने की कोशिश की है कि यहाँ का सवाल ही नहीं है, ये पूरा बाहर से बनाया गया है, कोई अमेरिका लगा है, कोई इजराइल लगा है, और ये हिजाब का कोई मुद्दा ही नहीं है। मगर आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ईरान काफी आना जाना है, मैं पैलेस्टाइन के सवाल को लेकर काफी काम करता हूँ हमारे ईरान के दोस्तों के साथ। 2 महीने पहले ही पुलिस सड़कों से निकाली गई थी। जो मॉरल गाइडेंस पुलिस है, 2 महीने पहले ही उनको अलग अलग शहरों में से निकाल दिया, क्योंकि ईरान की सरकार समझ गई थी कि हम लोग इसको डील नहीं कर पाएंगे। तो जीत तो तभी हो गई थी।
अभी वो लोग बोल रहे कि हम लोगों ने निकाल दिया है। अभी भी 3 किस्म की पोजीशन आ रही है कि सस्पेंड हो चुके हैं, वापस आ सकते हैं। ये बोल रहा है कि नहीं ये पूरे निकाले गए, और तीसरा बोल रहा है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ ऑफिशियल अभी तक कोई फरमान नहीं आया सरकार तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी मगर रियलिटी है कि आज सड़क पे मॉरल गाइडेंस पुलिस की औकात नहीं है इन औरतों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की। ये एक जीत हो चुकी है। ओके, जी दूसरा भी जो उसका संघर्ष का एलिमेंट होगा, क्योंकि अभी सरकार बोली कि जो हिजाब का कानून है उस पर हम लोग वापस एक कमेटी बैठेगी, एक कमेटी बैठी है, और 2 हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट आने वाली है। ये रिपोर्ट के बाद, उसके बाद ये रिपोर्ट में क्या आता है और उसके बाद ये क्या प्रोटेस्ट मूवमेंट उठता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुरंत ईरान की सरकार इस कानून को नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि उन्होंने औरतों का वो एक बाल का टुकड़ा को इस्लाम का एक अटूट हिस्सा मान चुका है कि वो जो हिजाब होगा, एक भी बाल औरत का नहीं दिखना चाहिए। ये इस्लाम बोलता है, एक भी बाल दिखा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो जब ये जी बात आती है तो ये कानून को वैसे कैसे फ्लेक्सिबल करेंगे, जो रईसी खुद बोले, जो प्रेसिडेंट रईसी है, क्योंकि जी प्रेसिडेंट रईसी ने जुलाई के महीने में इस कानून की सत्यता की बात की। एक आर्थिक संकट है ईरान पे, सैंक्शंस है वेस्ट के, हम लोग सब जानते हैं। वो जी संकट को काउंटर करने के लिए रईसी ने हिजाब का इशू वापस बना दिया कि हिजाब पे अभी सख्ती आएगी। भी हिजाब की सख्ती करने के गई, और इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है रईसी की सरकार को लेकर कि मैं तो बोलता हूँ लेने के देने होंगे उनके, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। ओके, तो करने कुछ गए थे कि आम जनता का पूरा सपोर्ट मिले, ये तो इस्लाम को बचाने के लिए आ चुके हैं, वो नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बगावत होगी पूरे ईरान में। औरतों और मर्द दोनों संख्या सड़क पे तो मैंने एक ही देखी है। औरतें आ रही है, हिजाब उतारी है, जला रही है, वो बॉनफायर के इर्द गिर्द डांस कर रही है। मगर उसके बाद मैं आपको और एक बात जोड़ दूं, 2 किस्म के सपोर्ट आ रहे हैं ईरान को। एक है जो हम जैसे लोग जो ईरान के साथ खड़े हैं, जी ठीक है। दूसरा है अमेरिका, इसराइल, वेस्ट वाला जो ईरान को तोड़ने के लिए लगे। हमको उन तरफ उसका समझना होगा। वेस्ट की तरफ से कोशिश है कि मसीह एलिना जाद करके एक फेमिनिस्ट है जो अमेरिका की सीआई के साथ खड़ी है, ठीक है। जी वो किस्म का फेमिनिज्म या उस किस्म का सपोर्ट में हमको जरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ईरान की भी जनता समझती है कि उनके असली शत्रु कौन है। तो ये एक अंदरूनी मामला जरूर है। मगर जैसे ईरान के फुटबॉलर्स ने दुनिया के सामने खड़े होकर अपना राष्ट्रगान गाना नहीं था, उस पूरी की पूरी टीम फुटबॉल की, मर्दों की पूरी फुटबॉल टीम वो महिलाओं के साथ थी। उस जी किस्म के जहाँ फुटबॉल स्टेडियम में औरतें नहीं आए, क्योंकि फुटबॉलर्स आदि पैंट पहनते हैं। अभी जी आते आते उन्होंने 500 का इजाजत दे दिया। इतना तो ये मूर्खता वाला, एक्चुअली ईरान का जो सिविलाइजेशन है वो इतना एडवांस्ड है, और अभी ये जो मुल्लाओं के हाथ में पूरा ये सरकार आ चुका है, इसलिए एक स्तर पे ये प्रोटेस्ट मूवमेंट हिजाब के खिलाफ है। मगर खुलकर बात हो रही कि अभी हम लोग ये क्लर्जी का तो पूरा जो कंट्रोल है हमारे सोसाइटी पे, हमारे पॉलिटिक्स पे, उसको भी बर्बाद नहीं करेंगे। आगे जाके ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम पे भी मैं मानता हूँ कि करनी चाहिए, मगर अभी के लिए मेरे रिमार्क्स है। जी अमरीन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रदर्शन वो 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, 3 शब्दों ने परिभाषित किया ईरान में जो हिजाब क्रांति होती रही: महिला, जिंदगी और आजादी। यानी एक महिला, उसकी जिंदगी और उसकी आजादी। आप इस्लाम के मामलों की भी जानकार हैं। क्या इस्लाम को जो है हिजाब से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जैसा कहा जा रहा है कि बाल नहीं दिखना चाहिए एक भी, वरना ये इस्लाम के खिलाफ होगा। मुझे ये बताइए कि औरत का एक बाल दिख गया या कुछ हो गया तो उससे इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? क्या इस्लाम इतना कमजोर है, या हमारी रिलीजन की, इस्लाम की नींव इतनी कमजोर है कि औरत के बाल दिखने से वो खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, औरतों को दबाने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए, उनकी आज़ादी रोकने के लिए। ठीक है, और जैसे कि आपने कहा कि उनकी आज़ादी, उनकी आवाज़ और उनकी फ्रीडम पे वो हो, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक साजिश सी लग रही है, जो मुझे लग रहा है और जगहों पे भी फैल रही है, कि औरत आवाज़ ना उठा पाए, औरत अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। जबकि कुरान अगर आप उठा के देखेगा, आप उसके ट्रांसलेशंस अगर देखेगा, तो औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है। प्रॉफिट मोहम्मद से जब पूछा गया कि एक आदमी ने पूछा कि मैं हर वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं और क्या करूँ जिससे मैं एक अच्छा मुसलमान साबित हूँ? तो उन्होंने कहा, जाके अपनी माँ की खिदमत करो। दोबारा पूछा, उन्होंने कहा, अपनी माँ की खिदमत करो। फिर बोला, वो तो मैं कर रहा हूँ, और क्या करूँ? कि माँ की अपनी खिदमत करो। नहीं,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन अब और क्या करूँ? चौथी बार में जाके बाप का नाम आया है। औरत का रुतबा बहुत ऊंचा है कुरान में, लेकिन हमारे ये मुल्ला और मौलवी उसको पता नहीं क्यों, क्या उनके दिलों में डर है कि औरत के रुतबे से डरते हैं। हमें खुल के ना बोलने देंगे, ना आगे आने देंगे, ना हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी का पहन सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। ये क्या है? हिजाब कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, है ना? टू ईच इज होन। मतलब, और लेकिन अब ये हो गया है कि कई जगहों पर रिटेलिएशन में हिजाब पहने जा रहे हैं, कई जगहों पर रिटेलिएशन में उतारे जा रहे हैं। इंसान तो कंफ्यूज है। आजकल का यंग जनरेशन जो है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने लिखा भी उसके बारे में कि आंटी आप हिजाब नहीं पहनती, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी मम्मा पहनती हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी भी जाहिर सी बात है बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। तो ये हमारे यूथ में, हम में, हर जगह एक कंफ्यूजन आ गया है कि आप हर जगह कुरान का वास्ता लेके, इस्लाम का वास्ता लेके, प्रॉफेट मोहम्मद का वास्ता लेके आप हमें दबाते चले जाएं और हम दबते चले जाएं। ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि ये एक डर है, औरत की पावर का डर है मुल्लाओं को कि ये इनको अगर इनका एक्चुअल मुकाम दे दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए ये इस तरह के फिजूल रूल्स ले आते हैं हमारे ऊपर। अमरीन, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं, आपके खानदान के और भी जो हैं लोग वहां से पढ़े हुए हैं पहले से, उनका क्या अनुभव रहा है और क्या हिजाब पहनते आए हैं? अरे दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। मेरी मोस्ट ऑफ माय फैमिली इज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी आंट्स, मेरे हस्बैंड की कजन्स, फ्रेंड्स, कोई नहीं पहनते थे। एंड उस टाइम पे वो लोग वही सब पहनते थे जो उनका दिल चाहता था। दे वर सो फ्री। और जब तक हम पढ़े, मैंने 11th-12th वहां से किया है, और वी आर ऑल वेरी गुड। मतलब जो पहनना है पहनो, और सब तरह की वेस्टर्न लड़कियां कपड़े भी थी। पहनते थे? वेस्टर्न जी कपड़े भी जी पहनते जी, थे? अरे बिल्कुल बिल्कुल पहनते थे। बल्कि मैंने ज्यादा वेस्टर्न और जीन्स वगैरह वहां जाके पहनना शुरू की आफ्टर जी माय स्कूलिंग। तो जी। बहुत ये एक रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स एकदम से आया है लास्ट, आई थिंक 15-18 ईयर्स में, कि आप जहां देख रहे हैं हिजाब है। मुझे कोई, आई एम नॉट अगेंस्ट हिजाब, बट ये कहाँ से ये आ रही है चीज कि छोटी छोटी बच्चियां भी पहन के घूम रही हैं, 4 साल की बच्चियां भी पहन रही हैं। ये कहाँ लिखा है? ये क्यों है? ये व्हाट इज द रूट कॉज? मुझे तो वो जानना है। एंड आई एम रेडी टू टॉक टू एनीवन जो मुझे इस बात का जवाब दे दे कि 4 साल की बच्ची को आप ऐसे के। बल्कि मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग पुणे में थे, और गए थे कहीं हॉस्पिटल में, गए थे, किसी की डिलीवरी हुई थी तो मुबारकबाद देने गए थे वहां पे। तो वही कुछ और भी लोग आए हुए थे, और एक लेडी आई हुई थी, उनकी बच्ची 6 महीने की थी, उसको उन्होंने कवर किया हुआ था ब्लैक। और वो दैट वाज जस्ट बिगिनिंग ऑफ दोस टाइम्स कि जब हर चीज वो हो रही थी, और हम खामोश हो गए। और और मतलब अफसोस हुआ दिल में कि ये नहीं है कुरान में। कुरान कहीं इस तरह से नहीं कहता। कुरान एम्पावर्स वुमेन, अगर आपको सही तरीके से कुरान आप अगर देखें तो जी ये जो गलत फहमियां हैं ये मिटानी होंगी, ये रूट कॉजेज जो हैं वो मिटाने होंगे। जी। याना, आपने अमरीन को सुना, आपने फिरोज जी को सुना, किस तरह से यहाँ भारत में जो है वो बदलाव देखे जा रहे हैं, लोग ज्यादा जो है उस तरफ जा रहे हैं। ईरान में एक अलग स्तर पर क्रांति चल रही है। ईरान में देखा कि छात्र किस तरह से क्लासेस उन्होंने छोड़ी, उन्होंने एक तरह से उनका तिरस्कार किया कि वो खड़े रहे औरतों के साथ। भारत की स्थिति को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, भारत की स्थिति को मैं इस तरह से देख रही हूँ कि आप मुझे ही देख लीजिए, ओके? आई एम अ क्विंटेसेंशियल इंडियन वुमन हु लिव्स इन कश्मीर, ओके? एंड यहाँ पर एक मैं कश्मीर की बात बताऊंगी बिकॉज मैं यहीं रहती हूँ और यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप मुझे ही देख लीजिए, 6 महीने पहले तक मेरे सर पे हिजाब होता था, अब मैंने उतार दिया। नॉट जस्ट दैट, हमने यहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू किया, हमने यहाँ पे फैशन शोज किए। मेरे अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे फर्स्ट फैशन शो किया था, एंड वो इंटरनेशनली, थैंक यू, वो इंटरनेशनली एक सेंसेशन बन गया।
ठीक है, क्यों बना? बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड कि एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जहां पे जमाते इस्लामी और अहले हदीस का इतनी होल्ड थी, वहां पर ये सब हो सकता है। लेकिन माय थिंकिंग वाज व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग दीज फैशन, कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, यस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट थे वो, मगर इवेंचुअली दोज वुमेन आल्सो काम डाउन। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो बुरके में आई थी औरतें प्रोटेस्ट करने के लिए। इवेंचुअली माय पॉइंट इज, जब मुझे यहाँ पे इंटरव्यू किया गया कि आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने हमारी लड़कियों को क्यों खराब किया, उनको मॉडल्स क्यों बना रही, मैंने कहा मैंने कुछ किसी को बनाया नहीं, वो खुद बनना चाहती थी मॉडल्स, उनको यहाँ पर ब्रेक नहीं मिल रहा था। अगर उनको फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है एज फैशन डिजाइनर्स और एज मॉडल्स, उनको जाना पड़ता था चंडीगढ़ या मुंबई कहीं पे जहां पे एक्सपेंसेस इतने हाई थे। हाउ कुड दे, वो खुद का एक्सपेंसेस कैसे टेक केयर करती और अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाती? क्या जैसे बाकी स्टेट्स की तरह वो नहीं डिजर्व करती कि यहाँ भी एक फैशन इंडस्ट्री हो कश्मीर में? सो दिस वाज माय प्रेरोगेटिव कि यार यहाँ पे एक चेंज, एक रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स लाना चाहिए, बिकॉज ये मेरा कश्मीर है, ये कश्मीर मेरे भारत का हिस्सा है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये ईरान का हिस्सा नहीं, ये भारत का हिस्सा है। तो यहाँ क्यों इतनी डिफरेंसेस हैं? दिस हैज टू चेंज। एंड इवेंचुअली आज इफ यू सी, हम एक न्यूज एजेंसी भी रन करते हैं, द रियल कश्मीर न्यूज। हमारे 40 एम्प्लॉयज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से बहुत सारी लड़कियां हैं, सब ने हिजाब उतार दिया, मैंने खुद उतार दिया। And I want to tell you, I'm not against hijab. I totally respect women who wear hijab. लेकिन एंड जो औरतें हिजाब के लिए लड़ रही हैं और जो हिजाब की मुखालफत में लड़ रही हैं, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज इवेंचुअली इट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ द वुमन। और भारत में वो फ्रीडम हमेशा से था। आई डू फील सॉरी कि क्यों इतना इस पे एम्फेसिस दिया जा रहा है कि भाई स्कूलों में हिजाब नहीं अलाउ करो। हम तो छोटे से बड़े हो गए, हमारी स्कूलों में छोटी लड़कियां भी लगाती थी। आई फील इट्स अ मैटर ऑफ फ्रीडम। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को, इफ दे वांट, हमारी कुछ बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, जो उनको मॉडेस्ट रहना है, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो हिजाब पहनना चाहती, क्योंकि आई एम द पर्सन। आज भी मैं, इफ आई गो टू एनी प्लेस जहाँ बुजुर्ग ज्यादा हैं, शादियों में वगैरह, मैं भी लगाती हूँ। सो इट्स अ मैटर ऑफ आपको कब मॉडेस्ट होना है, कब नहीं। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड डिसाइड। जैसे फ्रांस में औरतें लड़ रही है हिजाब के लिए, इंडिया में भी कुछ औरतें लड़ रही है, ईरान में हिजाब की मुखालफत में लड़ रही, लेकिन क्यों उनको लड़ना क्यों पड़ रहा है? ये उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई आप में से किसको मॉडेस्ट रहना है, किसको मतलब ज्यादा इस्लामाइज खुद को नहीं करना, ये औरत की खुद की चॉइस होनी चाहिए। दूसरी रही बात, जो अमरीन जी ने सही कहा, कुरान में कहीं नहीं लिखा। आप देखिए सूरह नूर या सूरह अल अज़हब, जिसमें भी हिजाब का जिक्र किया गया है, पहले, आप बिलीव नहीं करेंगी, औरतों के लिए हिजाब बाद में बोला गया है, पहले मर्दों के लिए हिजाब बोला गया है। वो कैसे? मर्दों का हिजाब क्या होता है कि दे हैव टू लोअर देयर गेज व्हेनेवर दे सी अ वुमन, दे हैव टू लोअर देयर गेज, दे कैन नॉट रेज देयर गेज एंड लुक एट अ वुमन। तो फिर अब आप मुझे बताइए, मॉरल पुलिस ईरान की कर क्या रही थी? दे वर रेजिंग देयर गेज एंड लुकिंग कि किसने हिजाब लगाया, किसने नहीं, उसके बाल दिख रहे हैं क्या नहीं। मतलब वर दे बीइंग मुस्लिम्स? क्या वो अपना हिजाब फॉलो कर रहे थे? नहीं। अगर वो नजर रख रहे हैं, इसका मतलब वो औरतों पे नजर रख रहे हैं, इसका मतलब वो खुद पहले अपना हिजाब तो नहीं कर रहे, तो औरतों के पीछे क्यों पड़े थे? तो ये पहली बात तो यही गलत है। और मेरे ख्याल से ईरान की गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया, क्योंकि एक तरफ से उनको, आप जैसे फिरोज जी ने कहा, आइसोलेशन में ढकेलने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उन पे सैंक्शंस लगाने की, ईरान गवर्नमेंट पे सैंक्शंस लगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनको पता, अगर उन्होंने इस तरह की हरकतें की तो फिर तो वेस्टर्न वर्ल्ड को चांस ही मिल जाएगा कि इनको, जैसे नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट कर दिया सैंक्शंस लगा के, इनको भी कर देंगे। सो दे हैव टू ट्रीट वेरी केयरफुल। ऑलरेडी उन पे कई सैंक्शंस हैं ईरान पे। सो अब अगर उनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं होना है, दे हैव टू ट्रीट वेरी केयरफुली। दे हैव टू स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स, जो फलस्तीन में हरकतें करते हैं, औरतों के खिलाफ जो हरकतें करते हैं, उनको ये सब स्टॉप करना है। और औरतों ने एकदम सही डिसीजन लिया और सही टाइम पे लिया, क्योंकि देखिए, जब भी इम्बैलेंस में कोई चीज हो जाती है तो वही होता है जो अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में क्या हुआ, आज तक आप यकीन नहीं करेंगे, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, मैं आई डोंट सपोर्ट अफगान वुमेन। जब वो रोते हुए इंडिया आती है ना, आई डोंट सपोर्ट देम। मैं उनको उल्टा डांटती हूँ, रोते हुए यहाँ आ गए, जाओ वापस अपने मुल्क। मैं उनको बोलती हूँ, जब नजीबुल्लाह साहब डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे थे आपके अफगानिस्तान में, आपके लोगों ने क्या किया? उनको तालिबान के हवाले कर दिया, बेमौत मारे गए वो। ओके, जिन्होंने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, उनके साथ आपने ये हालत की, उनकी ये हालत की। आपने डेमोक्रेसी को वहां थ्राइव होने ही नहीं दिया अफगानिस्तान में। और आज जब वही चीज आप पर बरस रही है, जब आपको उसका भुगतान करना पड़ रहा है,
क्योंकि आपने वहां डेमोक्रेसी नहीं आने दी। आज तालिबान के हाथ में आपका मुल्क है, पहले तो कई सालों तक वो कॉन्फ्लिक्ट में रहा जब तक अमेरिकी फोर्सेस वहां थे, उसके बाद तालिबान के हाथ में आ गया और हर एक चीज का भुगतान आज अफगान औरत को ही करना पड़ रहा है। अब रोते हुए डेमोक्रेसी की तरफ क्यों आ रहे हो? अब यहाँ भी रहोगे, फिर यहाँ रहोगे, बच्चे पैदा करोगे, फिर जब आपके बच्चे बड़े होंगे यहाँ शरिया मांगेंगे, फिर हमारे मुल्क को भी आप अपनी तरह बना दोगे। सो दिस इज व्हाई आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आई थिंक पूरे साउथ एशिया में वी आर द हेल्दीएस्ट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड मुझे लगता है कि सारे जो मुसलमान है हमारे देश के, उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि जितना वो शरिया करेंगे या शरिया के नुक्तों पे चलने की कोशिश करेंगे, उतना वो अपने देश को अफगानिस्तान की रोड मैप पे ढकेल रहे हैं और उतना ही औरतों को सफर होना पड़ेगा। तो पहले तो मुसलमान औरतों को आवाज उठानी चाहिए इन सब चीजों के खिलाफ, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, मैं एक और आपको चीज बता दूं, ये जो हिजाब के ऊपर जो इतना फोकस डाला जाता है और कई चीजें, ये हराम है, वो हराम है, सिनेमा हॉल हराम है, ये हराम, आप यकीन नहीं करेंगे ये सब चीजें हमारे कुरान में नहीं है। ये सब चीजें जो है ये हमारे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान नहीं किया था कुरान में, ठीक है? ये बयान हुआ था उनके मरने के 200 साल बाद दूसरे किसी मोहम्मद ने, जिसका नाम मोहम्मद अल बुखारी है, ईरान का रहने वाला था। उसने हदीसें लिखी और वो हदीस क्या है? इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। वो अपने हिसाब से उसने इंटरप्रेट किया। आज भी ऐसे कई मौलवी है जो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मगर यू डोंट नीड एन इंटरप्रिटेशन। अगर आप इंग्लिश में कुरान पढ़ोगे वो इतना इजी है, उसमें इंटरप्रेट करके नए नए लॉज बनाना, नए नए रूल्स बनाना, ये सब की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दैट्स जिसने सही अल बुखारी लिखा, वो मोहम्मद बुखारी, वो एक अकेला नहीं है, कई सारे आज के हमारे जाकिर नायक साहब को देखो, सॉरी मेरे मुंह से नालायक निकल जाता है, जाकिर नायक को देखो, वो क्या करता है? वो भी खुद को मौलवी समझता है। अरे जब हमारे कुरान में इकरा लिखा है, तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं, तुम्हारे लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कोई नहीं, फिर हम जाकिर नायक को क्यों मैसेंजर ऑफ गॉड बनाकर बैठे हैं? उसकी क्यों सुनते हैं हम किसी सही अल बुखारी को क्यों सुनते हैं? जी, फिरोज जी से कमेंट ले लेते हैं। फिरोज जी, याना की बात आपने सुनी, अमरीन को सुना, ये बताएं कि भारत में जब महिलाएं हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शन करती हैं, यहाँ पर अलग तरह के प्रदर्शन होते हैं, ईरान के जस्ट जो है बिल्कुल उलट प्रदर्शन होते हैं यहाँ पर। जब ये कहा जा रहा है कि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो भारत में ये स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या ये एक पहचान का जो है वो एक तरीका है कि भाई आप अलग से पहचाने जाएं? क्या है, इसको किस तरह से देखते हैं आप कर्नाटक हिजाब विवाद को? आई थिंक भारत की परिस्थिति एक अलग मुद्दा ही है, जैसे ईरान का एक अलग ही मुद्दा है। आई थिंक 1990s में पोस्ट बाबरी मस्जिद और लीडिंग टू दी बाबरी मस्जिद क्राइसिस, उसके बाद जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो पूरा मुद्दा आया है, कैन यू हियर मी? हेलो जी बिल्कुल जी, या हाँ, तो जो 1989-90 दंगों का पूरा दौर, इनसिक्योरिटी, मेजॉरिटी इनसिक्योरिटी, माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी, मैं एक सोशलिस्ट गांधीयन बुजुर्ग थे महाराष्ट्र के, और साउथ और वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो गांधी टोपी पहनने की परंपरा है, मगर बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उसने अपनी गांधी टोपी उतार दी और वो अपनी मुस्लिम टोपी पहनने लगा। ओके, उसी प्रकार से मैं मानता हूँ कि ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा कि मुस्लिम आइडेंटिटी को अफर्म करना है तो आप अभी बुर्का, हिजाब वगैरह वगैरह पहनेंगे। तो ये 1990s के दौर में हमको ज्यादा दिखता है। कुछ लोगों ने बोला कि बंबई के मुस्लिम इलाकों में आपको बुरखे वाली औरतें ज्यादा दिखेगी, कराची और लाहौर में कम दिखेगी। यह हालत हमारी हो चुकी है। दैट्स वन पार्ट। दूसरा है ये सो कॉल्ड मैटर ऑफ चॉइस की हम लोग जो बार बार बात करें। मुझे 5 साल और 7 साल की लड़की का पता था, मगर अभी हमारी साथी ने बताया कि 6 महीने की बच्ची को अगर वो हिजाब में लपेट कर ला रहे हैं, तो आप सोचो कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो नंबर 1, यहाँ कोई चॉइस का सवाल है ही नहीं। जब आप 5 साल और 7 साल की लड़कियों को हिजाब और निकाब वगैरह पहना रहे हो, निकाब तक तो शायद नहीं देखा, मगर हिजाब का तो हम लोग देख ही रहे, तो ये कोई चॉइस का सवाल नहीं, सोशल कंडीशनिंग का मामला है। और अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में, उन गेटोज में रह रहे हो, तो मुस्लिम लड़कियों को बिना हिजाब निकलना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आई लाइक टू से, आई एम वेरी क्लियर, इंडियन मुस्लिम्स और सेक्युलर डेमोक्रेसी की हमारी जो पोजीशन है, जो कर्नाटक का जो मसला आया था, नंबर 1 इज द हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। ये कोई इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं कि हिजाब नहीं पहना के मुसलमान नहीं हो, वो कोई मुद्दा ही नहीं है इधर। दैट्स फर्स्ट पार्ट। दूसरा है कि
जूनियर कॉलेज और स्कूलों को इस देश में अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। हम लोग सब स्कूल गए हैं। मेरे स्कूल में मैं एक पारसी स्कूल में पढ़ा था, बाद में सेंट जेवियर्स मानी जी के ऊपर में, बाद में सेंट जेवियर्स। सीनियर कॉलेजेस में तो कोई सवाल ही नहीं, जिसको जो पहनना है आए, और मतलब बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, स्कर्ट पहनो, जो पहनना है पहने। मगर स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में कुछ यूनिफॉर्म होते हैं। जो मौलाना और जो मुस्लिम कॉन्जर्वेटिव चिल्ला रहे कि मैटर ऑफ चॉइस है, मैटर ऑफ चॉइस है, मुझे बता दो कि कौन से मदरसा में स्कर्ट और जीन्स और टी शर्ट अलाउड है। ठीक है, बाद में मैं बोलूंगा कि ठीक है बाकी के स्कूल में भी खोल दो। तो आपको अपने इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में तो अपने इस्लामिक पोशाक, अपनी इस्लामिक वैल्यूज वगैरह सबसे चलाना है, और बाद में दूसरे को बोलेंगे नहीं नहीं वहां फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि ये जो उदगीर का जो कर्नाटक का जहां से पूरा चालू हुआ था प्रॉब्लम, वहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रॉब्लम शुरू किया था। 6 लड़कियां थी, जिसमें से मानता हूँ कि 4 लड़कियां तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परिवारों से आई थी। ठीक है, हमको हिजाब पहन कर आना है। अरे हिजाब तो आप अपने स्कूल के कंपाउंड में पहन ही सकते थे, आप अपने लॉकर में रखे, बाद में आप क्लासरूम में जाइए, इतनी बात थी। ठीक है। और जो महिला आंदोलन ने भी इसको मुद्दा बना दिया है कि राइट टू एजुकेशन इज पैरामाउंट, कि वो पहला हमारा फंडामेंटल राइट है, तो वो है। मगर कल ये लड़की आके बोली कि आज मेरे को हिजाब पहनने दिया है तो कल मुझे निकाब भी पहनना है। कल बोलेगी मुझे नमाज पढ़ना है। कल खाप पंचायत वाले बोलेंगे कि अभी से हिंदू लड़कियां भी सिर्फ घूंघट पहन के जाएगी। तो इसका अंत कहाँ है ये पागलपन का? ओके। तो पॉइंट इज के कहीं ना कहीं वी ऑल ग्रो अप एज नॉर्मल चिल्ड्रन, वी ग्रो अप विद ऑल कम्युनिटीज। हमारे क्लासरूम में सब मजहब के बच्चे थे हम लोग, मगर कोई टीका लगा कर आ रहा है, कोई ग्रीन कलर का चद्दर पहनकर आ रहा है, कोई भगवा पहनकर आ रहा है, ऐसा तमाशा नहीं था हमारे टाइम पे, जो भी तमाशा बनने जा रहा है। ओके, एक वो बात। दूसरी बात आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द इस्लामिक कंजर्वेटिव्स एंड इवन द फेमिनिस्ट, वो जो उदगीर की उडुपी की जो जूनियर कॉलेज है, वहां के मुसलमानों को उसको बहिष्कार करना चाहिए था। इनफैक्ट रिकॉर्ड मुस्लिम फैमिलीज हैव गॉन टू टेक एडमिशन इन दैट जूनियर कॉलेज। ओके। और अगर आपने इसको कर दिया कि निकाब बीक पहनकर लड़की आए, आज 125 मुस्लिम लड़कियां वो स्कूल जूनियर कॉलेज में पढ़ रही है, जिसमें से खाली 5 से 6 हिजाब पहनती है। कल अगर आपने इसको कर दिया कि बेटर चॉइस है, पहन के जाओ, तो कल 125 में 50 लड़कियों पे दबाव आ जाएगा, आप भी पहन के जाओ। ठीक है, वो लड़कियां लड़ रही है आज एक मॉडर्न। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी कश्मीर की बहन ने जो बातें बोली, आई एम स्टन्ड। आई डोंट नो इफ इट हैज बीन रिपोर्टेड इन मीडिया, बट शी इज डूइंग रिमार्केबल वर्क। वो भी कश्मीर में जमात इस्लामी, अहले हदीस और पता नहीं क्या क्या वहां पढ़ा है, मगर शी इज राइट। इन अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया वी नो दैट देयर आर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ऑन द कश्मीरी पीपल, नो वन इज डिनाइंग दैट फैक्ट। So all that is there, and we raise a voice for that issue as well. So the point is that I think even in the Indian context, जो हमारी यहाँ 2 साथियां है, we need more Muslim women and men like us speaking out on hijab issue that we've done. ये जो Indian Muslims और secular democracy है, वो एक we are trying to create an all India platform of Muslim progressive men, women and youth. आज तक जमात इस्लामी का है, जमीयतुल उलमा का है, अहले हदीस का है, ये सब ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म्स है। जितने कंजर्वेटिव फोर्सेस है दे आर ऑर्गेनाइज्ड, मगर जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स है इस देश के, हमारे नेशनल संगठन बने, नेशनल प्लेटफॉर्म बने, वो कोशिश में है। और हम लोग उसमें मतलब वी आर देयर, वी आर फाइटिंग, जो भी हमारी ताकत है। मगर हम लोग बोल रहे हैं अपना काम। जी जी। अमरीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी फिरोज जी ने बताया कि प्रगतिशील जो मुसलमान हैं उनका इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हमारी कश्मीर की जो साथी है उसने जो हदीसों की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हदीस आर नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। वो है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद बोल के गए थे, मगर 200 साल के बाद, अगर मैं फेसबुक पे नहीं होता तो मुझे कल की बात याद नहीं है, मगर 200 साल के बाद लोगों को याद होता कि क्या क्या बोला है। तो मगर काफी हदीसें सही है, मगर बहुत सारी हदीसें प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत सारी हदीसें बहुत ही एंटी वुमेन है। एक हदीस है कि प्रॉफिट बोलते कि मैंने दोजख को देखा है और उसमें आधी से ज्यादा औरतें हैं। इस किस्म की हदीसें मस्जिदों के जुमा की खुतबों में चलता है। जिस मस्जिदों में औरतों को अलाउड नहीं है, वहां भोंगे लगे हैं, और हर जुमे के दिन इस किस्म के एंटी वुमेन हदीसें चलती है। तो इसके कारण एक अल्ट्रा रिग्रेसिव कंजर्वेटिव माइंडसेट मुस्लिम कम्युनिटी में बना है। ओके। तो हमारी एक संघर्ष है कि आप औरतों को भी मस्जिदों में उनका इक्वल राइट दे दो, जैसे हम लोग हाजी अली दरगाह के साथ पे लड़े। 2011 में ऑल ऑफ सडन एक मौलाना ने तय किया कि अभी हाजी अली दरगाह में औरतें आएगी नहीं, वो तो सभी औरतें जाती है। हम लोगों ने 4-5 साल का संघर्ष किया। आज हाजी अली दरगाह में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सड़क, सभी जगह पे हम लोग ये लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। वैसे ही मस्जिद को लेकर अभी मुस्लिम महिला को आगे आना होगा। हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं कि हमको मस्जिद में पढ़ना है और हमको हमारा अधिकार चाहिए। सभी दुनिया की मस्जिदों में अलाउड है। सिर्फ ये साउथ एशिया का हमारा प्रॉब्लम है
सबसे कंजर्वेटिव रिग्रेसिव माइंडसेट वाले आई थिंक मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। मैंने तो सुना कि बांग्लादेश में भी मस्जिदें खुल रही है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। व्हाट इज लेफ्ट इज इंडिया, और इंडिया में हम लोग को ये काम मिलकर करना होगा। जी, अमरीन, आपने फिरोज जी को सुना। ये बताएं कि इन सब चीजों में जो उलेमाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, जब हम कुरान का सही तर्जुमा जो है वो बताएं, उसकी सही व्याख्या लोगों के सामने लाएं, और वाकई जो औरतों को अधिकार दिए गए हैं वो सामने लाए जाएं। उलेमाओं की भूमिका को किस तरह से देखती हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं उनकी भूमिका, उलेमाओं की, मौलानाओं की, मौलवियों की, क्योंकि वही सही रास्ते पे गाइड कर सकते हैं। ये जिन फ्राइडे की नमाजों के बाद जो खुतबे होते हैं, स्पीचेस होती हैं, सर्मन्स होते हैं, इसमें आप सही हदीस, सही कुरान का वर्जन, सही तर्जुमा लाएं, लोगों को इंगेज करें, सही रास्ते पे वो बताएं, बजाय इसके कि तुम इसके खिलाफ हो, मैं तुम्हारे खिलाफ हो, फलाना इसके खिलाफ भड़काएं। ये गलत है। आप एजुकेशन की तरफ लेके जाइए, आप बच्चों को मोटिवेट करिए, आप पेरेंट्स को मोटिवेट करिए कि बच्चे पढ़ें। ठीक है, कुरान पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिलिजन, हर एक को पढ़ना चाहिए। घर में पढ़ें बच्चे, माँ-बाप कुरान पढ़ा सकते हैं। आप बेसिक एजुकेशन पे करिए, आप कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, बिकॉज़ जो वो मौलाना वहाँ मस्जिद पे माइक पे खड़े होके बोलते हैं, उस बात का असर हर इंसान पे होता है। तो ये जो मौलाना, ये उलेमा इस तरह की बातें करते हैं, इट इम्पैक्ट्स एवरीवन प्रेजेंट देयर। वो जाके फिर आगे 4 लोगों को बताते हैं, अपने घरों में बताते हैं। अब वो जैसे फिरोज साहब ने बोला कि एंटी मुस्लिम बहुत समन्स होते हैं, एंटी वुमेन समन्स देते हैं। क्यों भाई? बच्चे या वहाँ के जो मर्द हैं वापस घर तो अपने माँ और बेटियों के पास ही जा रहे हैं ना, बीवियों के पास जा रहे हैं। व्हाई आर यू सो एंटी वुमेन? मतलब आपको क्या है? प्रॉब्लम क्या है औरतों से? मतलब मैं ये चाहती हूँ एक 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 डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन वो डिस्कोर्स करेंगे नहीं। हम जैसे से मतलब अभी लास्ट वीक एक इवेंट था और उसमें ही उलेमास का मतलब हर फ्रेटर्निटी से लोग थे, लेकिन बेसिकली इट फोकस्ड ऑन उलेमास। और मैं गई उनको देखा मैंने सबको, एंड सब अपनी अलग-अलग तरह की टोपियाँ पहने थे, बट या यू कुड मेक आउट कि मुस्लिम उलेमा ज़्यादा हैं। एंड आई एक्चुअली वांटेड टू गो ऑन टू द स्टेज एंड रिक्वेस्ट देम कि आप ही के हाथों में बागडोर है इस्लाम की, आप प्लीज़ सही रास्ते पे ले आइए। ये गलत हदीसें और वर्जन्स कोट कर के, और ये हिजाब नहीं पहनोगे तो जिसकी बेटी ने हिजाब नहीं पहना तो बाप दोज़ख में जाएगा, और ये इस तरह की जो वीडियोस वायरल होते हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सही वर्जन चाहिए, सही राह चाहिए। अगर आप एक उलेमा हैं तो प्लीज डू जस्टिस टू कुरान एंड इस्लाम। हम लोग तो बहुत बाद में आते हैं। इस तरह के वर्जन्स देने से, भड़काऊ वर्जन्स देने से, कल ही एक साहब ने बोला कि मुस्लिम वुमेन को आप अगर इलेक्शन में टिकट देंगे दैट इज एंटी इस्लाम। मतलब हम सांस भी ना लें, तो घुट के मर जाए, खत्म ही हो जाए। मुस्लिम वुमेन तो मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। तो we need a discourse on that and we need to strengthen ourselves। अपनी वॉइस एक हमें वो करनी होगी, जैसे फिरोज साहब ने बोला कि एकजुट होके काम करना पड़ेगा, जैसे ईरान में हुआ। इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और यहाँ भी, क्योंकि वी आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। या ना, आपने ईरान में देखा महिलाएं एकजुट हुई, बाहर से भी उनको सपोर्ट मिला और कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई जीती नजर आ रही हैं। भारत में लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में हिजाब पहनने के लिए लड़ाई हो रही है। यहाँ का फेमिनिज्म किस तरह का है? यहाँ कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं भी कह रही हैं कि नहीं, हिजाब पहनना चाहिए, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन हिजाब पहनना भी हमारा जो है वो, हमें उसकी आजादी होनी चाहिए, हमारा अपना अपना है। किस तरह से देखती हैं यहाँ के फेमिनिज्म को आप? मैं वही कह रही हूँ कि इट इज ऑल अबाउट, आई अंडरस्टैंड कि एक सोशल कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मतलब छोटे छोटे बच्चियों को इवन एज फार एज आई नो, आई थिंक 7-8 के बाद ही यू नो नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग और ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे छोटी बच्चियों को हिजाब लगाने का क्या मकसद है? एंड एज फार एज आई नो, प्यूबर्टी के बाद हिजाब लगाया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज रियली मीनिंगलेस एंड पॉइंटलेस। दिस इज व्हाट आई फील। तो सोशल कंडीशनिंग शुड नॉट बी देयर, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो फ्रीडम दी गई है। एंड दूसरी चीज, हमारी गवर्नमेंट जो है, आई फील ये जब कर्नाटका हिजाब रॉ हुआ, आई फील कि देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन हिजाब एंड बुरखा। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स।
अगर आप बुर्के की बात करें, उसको तो कंप्लीटली बैन करना चाहिए इन ऑल रिलीजियस, इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको कंप्लीटली बैन करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकली इट डजंट मेक सेंस। कल को अगर मैं बुर्का लगा के कॉलेज जाती हूँ, आपको क्या पता, प्रोफेसर को क्या पता वो मैं ही हूँ, या जस्ट बिकॉज मैं सुबह मुझसे उठा नहीं गया तो मैंने अपनी बहन को बुर्का लगा के भेज दिया। ओके, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, तो बुर्का लगा के कॉलेज आना डजंट मेक एनी सेंस, या स्कूल जाना डजंट मेक एनी सेंस इन अ फ्री कंट्री, आई डोंट थिंक। बट हिजाब जो है वो सिर्फ सर पे होता है, वो फेस भी नहीं कवर करता, वो निकाब नहीं है। एंड उससे तो क्लियरली आपका यूनिफॉर्म भी दिख रहा है, ठीक है ना, आपका आईडी कार्ड भी दिख रहा है, तो हिजाब इज नॉट कमिंग इन द वे ऑफ द यूनिफॉर्म इन एनी वे। जैसे हमारे सिख भाई टर्बन लगाते हैं, वैसे ही हमारी कुछ मुस्लिम सिस्टर्स जो है वो हिजाब लगाती हैं। सो फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, मे बी हमारी गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि 7 साल से कम बच्चियों को हिजाब इज नॉट अलाउड, बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिलीजन ओनली। सो अगर हिजाब लगाना भी है तो ओनली चिल्ड्रन अबव 6 एंड अबव 7, एंड दैट ऑल्सो ओनली हिजाब शुड बी अलाउड। आई डोंट थिंक बुर्का शुड बी अलाउड at all, because it doesn't make sense। कल अंदर से उसने यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं, आपको क्या पता, जस्ट बिकॉज उसको सुबह उठ के इस्त्री नहीं करना था। इट्स अनफेयर ऑन दोज पीपल जो रोज अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म, साफ सुथरी यूनिफॉर्म इस्त्री करके पहन के आते हैं, उनके लिए अनफेयर है अगर कोई सिस्टर बुरके में चली जाए। इट्स अनफेयर, नो। सो वहां पे यूनिफॉर्मिटी स्टूडेंट्स की खराब होती है, एंड दैट इज आवर मेन मोटिव। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेन मोटिव इसके यूनिफॉर्मिटी हो। आई डोंट थिंक हिजाब से कुछ भी ब्लॉक होता है, इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने पूछा ईरान का, देखिए जैसे मैंने कहा, इंडिया का भी आपने पूछा कि ये रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है। सबसे मेन रीजन ये रेवोल्यूशन इंडिया में इसलिए हो रहा है, जैसे इन्होंने कहा फिरोज साहब ने, एक तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ठीक है, दूसरा ये है कि अपनी रूट्स भूल चुके हैं। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे सारे हिंदू थे एक जमाने में, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो अपने रूट्स नहीं भूले हैं। उनकी नोट पे भी गणेश जी का फोटो है, उनके नाम भी, वहां पे आपको इंडोनेशियन लड़कियां मिलेंगी जिनका नाम सरस्वती और पार्वती, लेकिन वो नमाज पढ़ती हैं। उन्होंने अपना कल्चर चेंज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया। तो एक ये होना चाहिए कि आई फील कि डायरेक्शनलेस हो गए इंडियंस, उनको अपनी असली हिस्ट्री नहीं पता। वो जो इन्वेडर्स हैं उनको अपना हीरो मानते हैं, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो गजनवी हो, खिलजी हो, इनके लिए वो हीरोज हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मंदिरें लूटी, अजमत रेजी की हमारी औरतों की, इनके लिए वो हीरोज हैं। लेकिन जिनसे ये निकले हैं, जिस सिविलाइजेशन से ये खुद निकले हैं, उनसे ये नफरत करते हैं, उनको ये लूजर समझते हैं। गौमूत्र पीने वाले लोग बोलते हैं उनको। मतलब इतना जो ये और ये सब जो है ये हमने ही फैलने दिया, गवर्नमेंट ने फैलने दिया, आजादी के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे। सेक्युलरिज्म के नाम पे किसी भी कम्युनिटी के लिए हेट नहीं फैलानी देनी चाहिए। आप देवबंद देखिए, देवबंद नाम ही देखिए ना, देवबंद, देवबंद मतलब कि देवबंदी, आइडल वर्शिप को बंद करना। आप ऐसी जमातों को कैसे चलने दे सकते हैं? आप मुझे बताइए, इखवानुल मोमिनीन जो है, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, इजिप्ट में शुरू हुआ था, इजिप्ट ने उसको बैन कर दिया, सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया, लेकिन यहाँ पे जमात इस्लामी को सिर्फ 5 साल के लिए बैन किया है। क्यों? जब बाकी सारे जहां पे उसका जन्म हुआ था उन्हीं कंट्रीज ने इनको बैन कर दिया, क्योंकि वो कंट्री समझ गई ये रेडिकल्स हैं, ये हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको रेडिकल बना देंगे, प्रोग्रेस की ओर नहीं जाने देंगे। खास करके औरतों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, औरतों पे सबसे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हो जाएंगे। तो उन्होंने बैन ही कर दिया ऐसी इंस्टीट्यूशंस को। तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं बैन होते हैं? ये अभी तक क्यों चल रही हैं? तो ये कुछ सवाल है, ये हमारी गवर्नेंस का प्रॉब्लम है कि इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम जमातें इस डायरेक्शन में जा रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं इसी डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसे समझाया जा रहा है कि यही डायरेक्शन सही है, खुदा का डायरेक्शन है, कि आप भाई एक हिंदू निजाम के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाओ। और जाहिर सी बात है, इंडिया इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, सो हाउ कैन यू पुट दिस इन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम यूथ कि आपको हिंदू निजाम के खिलाफ जाना है? तो आप समझ सकती हैं कितना डेंजरस मोड लेने लगा है। तो गवर्नमेंट अगर हर बार सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसी इंस्टीट्यूशंस को फ्लरिश होने देंगे इंडिया में, तो ऐसे ही होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहिए। क्यों भाई सिकंदर बुच्ची खान को कश्मीर में हीरो बोला जाता है? हीरो तो राजा ललितादित्य को होना चाहिए, रानी यशोवती को होना चाहिए। क्यों इनका कोई जिक्र ही नहीं है कहीं बुक्स में?
तो अब देखिए आप मुगल साम्राज्य में इतने सारे मुस्लिम सोल्जर्स थे शिवाजी महाराज की आर्मी में, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, मगर वो अकबर बड़ा आया, वो बहुत बड़ा हीरो है, उसके ऊपर तो मूवीज बन रही है। मुगल खानदान के जो ये मुगल डायनेस्टी के लोग हैं, इनको हीरोज बना दिया गया है। सो आप क्या ब्लेम कर सकती हैं इंडियन मुस्लिम यूथ को फ्रॉम बिलीविंग इन दीज थिंग्स? जी तो फिरोज ये आई फील कि जी फिरोज जी, आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं जो होती हैं वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं, या उनके जरिए जो है वो आप धर्म की बातें उठा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई हमारा धर्म खतरे में है? हिजाब विवाद किस दिशा में जा रहा है भारत में, क्या कहेंगे इस पे? आई क्या थिंक होना पहले तो ये बात कि कुरान और इस्लाम का एक सही इंटरप्रिटेशन हो, ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है उस पे तय होता है। एक पुरुषवादी संस्कृति से आने वाले मुल्ला मौलवी कभी भी स्त्री के पक्ष में इसको इंटरप्रेट ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली बात ऐसी है कि आपको खुद जब महिला कुरान को इंटरप्रेट करती है तो कुछ और वो देखती है अंदर, जो मेरे से भी नहीं दिखता। ठीक है, तो पॉइंट इज के मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि टूनिसिया आज सबसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। 99% पॉपुलेशन में उसका मुस्लिम है, मैं जा चुका हूँ टूनिसिया। पॉइंट है कि वहां 2 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म उन्होंने किए और सरकार ने किए और मौलवियों को इन्वॉल्व किया उसमें। और उन्होंने क्या रिफॉर्म किया है? नंबर 1, प्रॉपर्टी राइट्स में बेटा और बेटी को सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगी। अभी आपको पता है कि इंडिया में केरला में सरकार ने बात आगे बढ़ाई है, मगर वहां के इस्लामिक तंजीमों ने बोला कि ये कुरान के विरोध की बात है, बेटी और बेटियों को सेम हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, टूनिसिया में एक कानून वो लोग लाए इस पे। दूसरा, टूनिसिया में जो कानून लाया कि जैसे एक मुस्लिम मर्द को एक नॉन मुस्लिम औरत से शादी करने का अधिकार है, वैसे ही एक मुस्लिम औरत को एक नॉन मुस्लिम मर्द से शादी करने का अधिकार है। ये टूनिसिया में वो लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट दे हैव इंटरप्रेटेड द कुरान इन अ वेरी प्रोग्रेसिव मैनर। वहां तक तो हम लोग की डिबेट नहीं पहुंची, वो लोगों ने तो काम भी कर दिया है। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि पॉलीगैमी के सवाल पे, ओके, जब मुस्लिम महिला संगठन उसको इंटरप्रेट करती है तो उनका बोलना है कि अकॉर्डिंग टू कुरान सिर्फ एक ही शादी एक ही टाइम पे होनी चाहिए, और वो भी प्यूबर्टी वाली बात नहीं। मतलब कुरान में ऐसा है कि जब वो लड़की अपने होशो आवाज में हो, तो 12-13 साल की लड़की तो होती नहीं, ठीक है, 18-19 साल की हो जाती तो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो दैट इज द एज फॉर मैरिज। तो जब औरतें कुरान को इंटरप्रेट करेगी तो एक अलग इंटरप्रिटेशन आएगा। जब मर्द लोग करेंगे, मुल्ला मौलवी करेंगे, और आपको उनको है कि वो इंटरप्रेट करेंगे और वो समाज में बात फैलाएंगे, तो वो तो और 100-200 साल लगने वाले भारत को। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन किस्म की जो औरतें हैं जो कुरान को समझती है, जो हदीसों में जो पॉजिटिव हदीस है, जो नेगेटिव हदीस उनको समझती है, हम जैसे लोग को वो बात खुलकर करना होगा समाज के सामने। हम लोग ट्रिपल तलाक के सवाल पे जीते। मैं आपको बता दूं, मैंने ये ट्रिपल तलाक के बिल को सपोर्ट किया था। पूरे सेकुलर मूवमेंट ने, फेमिनिस्ट मूवमेंट ने, सेकुलर पार्टीज तो ठीक है, उनका काम ही नहीं वो सब, मगर आज ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है देश में। ठीक है, पॉइंट इज के बोला गया था कि लाइन लग जाएगी, ओवैसी बोला कि मुस्लिम मर्दों की लाइन लग जाएगी जेलों में, तो कौन गया? एक भी नहीं गया जेल में जब से बिल आया। ओके, मगर जब समाज खुद रिफॉर्म नहीं करेगा तो फिर वो औरत जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि ट्रिपल तलाक इज इनवैलिड, नाउ मेक अ लॉ टू मेक इट इलीगल। तो सरकार ने बनाया, और वो बिल कितना बुरा नहीं है। वो बिल में और अमेंडमेंट, हर बिल में कुछ कमियां होती है। ये बिल में होना चाहता कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन हाउ डज द मैन प्रोवाइड, मेंटेनेंस कैसा हो, बच्चे किसके साथ जाएंगे, तो बेसिकली वो लॉ का पार्ट होना चाहिए। वो आगे का संघर्ष का सवाल है। ठीक है, मगर पॉइंट है कि अभी भारत की कुछ महिला संगठन जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो मुस्लिम परिवार को अप्लाई नहीं होता। ओके, जो एक्ट है कि चाइल्ड मैरिज की, तो नाउ केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है कि मुस्लिम शुड बी इंक्लूडेड इन दैट लॉ। वो भी जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन गई है सुप्रीम कोर्ट में, पॉलीगैमी के खिलाफ भी गई है और चाइल्ड मैरिज के साथ भी गई है। तो माय पॉइंट इज कि ये लड़ाई महिला का जो मुद्दा है, महिला को उसकी अगुवाई करनी होगी। हम जैसे साथी आपके साथ खड़े हैं, मगर डोंट एक्सपेक्ट द इंडियन उलेमा, जो देवबंदी ज्यादा जमात इस्लामी और शियाज एंड सुन्नी उलेमा टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, उनसे नहीं होना है। ये काम हमको सोशल रिफॉर्म्स करके हमको करना होगा। महात्मा फुले ने चेन लाया, कोई साधु संत ने नहीं लाया। बाबा साहेब अम्बेडकर चेन लाए, कोई साधु संत ने लिया। महात्मा गांधी वो चेन लाए, कोई साधु संत ने ले लाया। तो एज सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव टू स्टैंड इन द अमंग द पीपल एंड ब्रिंग अबाउट द चेंज। अमरीन, जिस तरह से फिरोज जी ने कहा कि
हम लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, प्रगतिशील लोगों को सामने आना पड़ेगा, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उन महिलाओं को आगे आना पड़ेगा जो वाकई कुरान को समझती हैं, जिन्होंने वाकई कुरान को अरबी में पढ़ा है, जो सही उसका तर्जुमा जानती हैं, किसी मौलवी के जरिए नहीं बल्कि जो उसके सही स्वरूप को जानती हैं, ऐसी महिलाएं आगे आए। तो ये कैसे संभव होगा? और हिजाब जैसे मसले पर या और दूसरे जो महिलाओं से संबंधित मसले हैं जिनमें कि धर्म का एक तमगा लगाकर उनके ऊपर एक बोझ डाल दिया जाता है, कैसे अब आगे ले जाएंगे इन चीजों को? प्रगतिशील महिलाएं कैसे ले जाएंगी? रत्ना, ऐसी महिलाएं हैं, जाकिराएं हैं जो जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है और असली मतलब जो सही वर्जन है उस हिसाब से वो चलती हैं। वही है कि एक चैलेंज है कि उनको एकदम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, है ना, और उनको लाके इन मुल्लाओं के सामने खड़ा करने के लिए एंड टू पूरा एक वो होने के लिए, डिबेट 1 to 1 एक बात होने के लिए। लेकिन वही है कि हाउ मच आर दे विलिंग टू डू इट, कितना वो लोग करना चाहती हैं। बहुत है, अभी आप किसी से भी बात करिए बैठ के, मैं और आप आमने सामने बैठ के कर लेंगे, बट एकदम से अगर इफ यू आर सराउंडेड बाय 10 मुल्लाज तो वो आपकी आवाज दबा देते हैं जनरली। ये होता है कि नोबडी वांट्स टू गेट इनटू देयर मक, उनकी बातों में पड़ना ही नहीं है क्योंकि ये सुधरेंगे ही नहीं। एक कोई जहनियत हो गई है इन लोगों की कि हम दबाएंगे, दबते चले जाएंगे, ये गलती हमारी है। याना ने सही कहा कि गलती हमारी है ना, हम दबते चले गए, हम सुनते चले गए इनकी बातें। अल्लाह खुदा से डरा डरा के हमसे सब कुछ करवाया। यानी ईरान से बहुत पीछे है अभी यहाँ की महिलाएं जो है वो ईरान की महिलाओं से काफी पीछे हैं क्योंकि उन्होंने तो क्रांति कर ली, पर यहाँ क्रांति आएगी। मुझे तो लग रहा है बस ये बॉइल हो रहा है मामला और धीरे धीरे आएगा। बट सबसे पहले वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। हमें सबको एक होना है ना। अब आज जैसे मैंने याना को देखा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, और ऐसी और लड़कियां बहुत होंगी। ये सब आए, जुड़े, एक प्लेटफॉर्म बने। फिरोज साहब कैन हेल्प इन दिस कॉज एंड ब्रिंग अस ऑल टुगेदर। यू कैन हेल्प अस रत्ना। और पहले की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, प्रिवेंटिव एक्शन अगर ले लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। याना, जैसे बात हुई अभी, अमरीन ने कहा कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, लेकिन डरती है महिलाएं अभी मौलवियों से। कैसे होगा ये, कैसे वो पार करेंगी? देखिए, जब ये कर्नाटका हिजाब रो हुआ था, मैंने तब भी एक सजेशन दिया था कि बिकॉज मुझे चैनल्स पे बुलाया गया था, आप सजेशन दीजिए क्या होना चाहिए आपसे। मेरा सजेशन ये था कि एक मुस्लिम वुमेन्स बेंच होना चाहिए, जहां एंड द पीपल इन दैट बेंच शुड बी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कश्मीर में ही द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडिया वाज फ्रॉम कश्मीर, समियारा जी, एंड फर्स्ट मुस्लिम वुमन पायलट वाज फ्रॉम कश्मीर, समियारा जी। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। फॉर एग्जांपल हर, शी इज अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग कश्मीरी मुस्लिम वुमन। शी डजंट वेयर हिजाब बट शी इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। सो वी शुड हैव, एंड देन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की पहली जज भी, कोई जो फीमेल जज थी वो भी शायद मुस्लिम थी, कुछ फातिमा उनका नाम था। आई थिंक दीज काइंड ऑफ वुमेन शुड बी, उनका एक बेंच होना चाहिए and they should be making the decisions and the laws, and because situational, हर एक situation अलग होती है, हर एक situation में decision अलग लिया जाता है, लेकिन ये मौलवीज should not take the decision on behalf of Muslim women. I think एक ऐसा bench होना चाहिए of women like achieving Muslim Indian women जो achievers हैं, उनका एक बेंच होना चाहिए, जैसे शबाना आजमी जी। आई नो वो कभी कभी लेफ्टिस्ट बातें करती है, बट शी इज एन अचीविंग इंडियन वुमन एंड शी इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव आउट अ वर्डिक्ट जहां पे औरतों को दबाया जाए। सो ऐसी औरतों का एक बेंच बनाना चाहिए, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मौलवीज एंड मौलानाज, Muslim women should approach these benches, and these benches should be every 5 years. इनको आप जो बेंच पे बैठती हैं इनको चेंज करना चाहिए every 5 years, so that nobody takes undue advantage of their power also. तो ऐसा कुछ अगर हम, if we come out with a reform like this, I think things can change. फिरोज जी, मेरे ख्याल में जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, एक नेशनल कमीशन ऑफ मुस्लिम वुमेन हो जाए तो काफी फायदा जो पूरी तरह से हमारी समझ में नहीं आता। जाओ, I think National Commission for Women, okay, fine. See, the point is very clear. The way for reform is very clear. We have a constitution, we have a Supreme Court.
right now, to tell you honestly, I don't trust the Supreme Court because of the way we had some very horrible judgments. I see the Modi government as essentially a fascist government, very anti-minority in certain levels, but वो एक अलग debate का मुद्दा है. The point being कि जो reform का तरीका होगा, you don't need the Maulvis, you don't need the ulema, you can engage with them in a dialogue, वो एक अलग बात है. मगर you are an equal citizen of this country. मैं आपको example दे दूँ. हाजिली दरगाह को लेकर या ट्रिपल तलाक के सवाल को भी लेकर वो औरत ने कोशिश की, मुफ्ती मौलाना ये बोर्ड वो बोर्ड सबके पास गई, कोई नहीं सुना. उसके बाद वो कोर्ट गई कि आर्टिकल 14 says that I'm an equal citizen of India. I want my rights, I want my justice from the court of this country. वो गई सुप्रीम कोर्ट, एक आम महिला थी. ओके, उसको हाजिली दरगाह में भी वही अधिकार मिला और ट्रिपल तलाक का भी अधिकार मिला. दैट मीन्स फॉर रिफॉर्म यू हैव टू वर्क एट 2 levels, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था. वानिस की खुद का जो आप कर रहे हो, यू आर बहुत वेरी इंटेलिजेंट एट वेरियस लेवल्स. तो खुद का शिक्षण, जनता का शिक्षण, ये पहला कदम है. उसके बाद आप संगठन बनाइए, और हमारा संगठन है इंडियन मुस्लिम से सेक्युलर डेमोक्रेसी, आपके भी अपना अलग संगठन है. और अगर समाज समझता है तो ठीक है. जैसे आज तक भी भारतीय समाज में अछूता है. जब वो टाइम पे कानून बना तब भी इट वॉज हाईली प्रेवलेंट. ओके, मगर गांधी, नेहरू और अम्बेडकर ने तय किया था ये कानून बनेगा तो बना, और कानून बनने के बाद उसको अमल करने का काम भी होता है. ओके, सो द पॉइंट इज आवर फाइट इज वेरी क्लियर. डोंट टेक टू मेनी लॉन्ग कट्स. वो 100-200 साल का मामला है. जो मुस्लिम महिला आज मस्जिद प्रवेश के भी काम कर रहे हैं, हमने बोला आप सीधा कोर्ट जाइए. ओके, तो पॉलीगैमी का सवाल है, चाइल्ड मैरिज का सवाल है, हलाला का सवाल है. हलाला इज अ हॉरिबल प्रैक्टिस. ओके, मेरी कम्युनिटी में, आई कम फ्रॉम द दाऊदी बोरा इस्माइली कम्युनिटी, या खत्ता का सवाल है. Women are fighting. My own partners fighting on that issue. So the point is that these matters directly have to go to the courts. Court will tell the government to make a law and you will have a law. तब समाज सुधरेगा. ओके, ये तरीका है जो सीधा तरीका है. जी, आप सभी से हम एक-एक लाइन में जो है वो आप लोगों की व्यूज लेंगे, क्योंकि हमने चर्चा हिजाब से शुरू की थी और ईरान के हिजाब इशू से शुरू हुई चर्चा भारत के तक भी पहुंची है. तो भारत में अब आगे क्या होना चाहिए, आप सबसे हम एक-एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे. अमरीन, याना और फिरोज जी. क्लोजिंग कमेंट्स तो यही है. देखिए रत्ना जी, आई डोंट कंप्लीटली, जैसे फिरोज जी ने बोला एवरीथिंग शुड गो टू कोर्ट, नो आई डोंट बिलीव दैट. आई डोंट कंप्लीटली ट्रस्ट, क्योंकि हमें देखिए जैसे नो कंट्री वांट्स, वी डोंट वांट अ मोनार्की, दैट्स व्हाई वी चोज अ डेमोक्रेसी. नो कंट्री वांट्स मार्शल लॉ, नो कंट्री वांट्स पुलिस लॉ. पाकिस्तान में आर्मी का लॉ चल रहा है, नो कंट्री वांट्स दैट. सेम वे आई डोंट थिंक वी शुड हैव अ सुप्रीम कोर्ट लॉ. हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज आई डोंट कंप्लीटली ट्रस्ट कि वो, अब देखिए ना, ये एब्रोगेशन ऑफ 370 का मुद्दा कब से उनके पास लेकर गए हैं. दे आर नॉट कमिंग. आइदर यू से ना कि इट इज द राइट, बिकॉज आई एज अ कश्मीरी एंड एज अ मुस्लिम एंड एज अ इंडियन आई फील इज द राइट थिंग टू डू. आई एम टेलिंग इज द राइट थिंग, बट वो अभी तक वो मुद्दा 3 साल से रोक के रखा है सुप्रीम कोर्ट ने. आई डोंट थिंक द कोर्ट इज द राइट प्लेस टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आई फील दैट देयर शुड बी अ मुस्लिम वुमेन्स कमीशन and that will help the Indian Muslim women, and they should all be modern Muslim achieving women. मैं ये नहीं कह रही कि घर में जो चूल्हा कटका लगाती हैं उनको लाके रखो बेंच पे, या जो लोग खुद अपने आप को समझती है कि हम सप्रेस होने के लिए ही पैदा हुए हैं. बाय डूइंग दिस वी आर डूइंग सर्विस टू गॉड, बाय बीइंग सप्रेस्ड, बाय वेयरिंग बुर्का, बाय नॉट गोइंग आउट, रेजिंग आवर वॉइस, नॉट टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस. जो औरतें खुद को इतना दबा कर रखती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो एक सर्विस टू गॉड है, वो खुदा की सर्विस कर रही है, तो ऐसी औरतों को भी नहीं लाना चाहिए बेंच पे. जिन्होंने किसी भी तरह से इस्लाम को इम्बैलेंस करके रखा है उनको नहीं लाना चाहिए उस बेंच. इट शुड बी मॉडर्न प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वुमेन जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, वो रोल मॉडल बन सकती है दूसरी मुस्लिम लड़कियों के लिए. उनको लाना चाहिए और वो बहुत जरूरी है और उनका से भी होना चाहिए. जी अमरीन, मैं ये कहूंगी रत्ना जी कि शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी. अपने इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं, अपना जो सर्कल है, स्टार्ट पॉइंट वो हो और उनसे बातचीत करें, डिस्कशंस करें, डिस्कोर्स करें, और काफी चीजें वहीं सुलझाई जा सकती हैं. और उसके बाद कोर्ट वोट तो बहुत दूर की बात हो गई. पहले तो लोकल ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू किया जाए. एकदम ही ब्रेन वॉश्ड लेडीज हैं, उनको समझाया जाए, संभाला जाए, और उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे. जब एक मुसलमान औरत दूसरी मुसलमान औरत का हाथ पकड़ेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. और ये जो एक मुल्लाओं का एक हमारे सर पे एक ताज पहना दिया गया है, हम इसे उठा के फेंक सकते हैं.
वी डोंट नीड मुल्लाज, हमारे पास कुरान शरीफ है, हमारे पास हमारे बुजुर्ग हैं हमें गाइड करने के लिए, और ये इस तरह का मुल्ला तो हमें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी रत्ना जी, बिकॉज मुझे याद आ गई ये बात। तो कहीं भी जहाँ पे हेट सिखाया जा रहा है ना, ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। जो मेरी एक फ्रेंड ने किया था, उसका नाम शाइस्ता है, आई वुड लाइक टू मेंशन। उसकी बेटी है, उसने उसको मदरसे भेजा था टू लाइक शाम को वो जाती थी, नॉट फॉर स्कूलिंग, कुरान खाने के लिए भेजती थी। शाम को जाती थी वो कुरान खाने के लिए। दे लिव इन मुंबई। उसने मुझे फोन करके बोला कि मैंने अपनी बेटी को वहां से हटा दिया जहां पे वो कुरान क्लासेस के लिए जाती थी। मैंने कहा क्यों? कहती है जो टीचर उसको कुरान सिखाती थी वो बोलती थी कि तुम्हारी क्लास में अगर कोई हिंदू बच्चे हैं तो उनसे, मतलब स्कूल की क्लास में हिंदू बच्चे हैं तो उनसे दोस्ती मत करो, वो अच्छे नहीं होते। जैसे ही मैंने वो सुना, मैंने अपनी बेटी को वहां से निकाला, और जहां तक मुझे पता है आई थिंक उसने कंप्लेंट भी की उस टीचर के खिलाफ। तो आई थिंक इस तरह की कंप्लेंट्स और पेरेंट्स को आके करने चाहिए वेरेवर दे फील कि उनके बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है, हेट सिखाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जा रहा है। क्योंकि वी आर अ कंट्री, एसेंशियली वी हैव सो मेनी कम्युनिटीज लिविंग इन वन कंट्री। इस तरह की जो हेट आइडियोलॉजी है वो यहाँ चलेगी ही नहीं, इससे कंट्री बर्बाद हो जाएगी। तो हमें यहाँ से स्टेप्स उठाने चाहिए। जी जी बिल्कुल। फिरोज जी। I'm shocked. I've heard this. I mean, I know that hate is a problem. It's going both ways. मतलब आज हम लोग जब स्कूल में थे तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं थी। आज जो हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम बच्चे हो, वो धार्मिक एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है, एंड इट इज अ पिटी फॉर द नेशन, बट इट हैज टू बी करेक्टेड एंड वी आर ऑल वर्किंग फॉर दैट कॉज। दैट्स वन। दूसरी बात है कि मैं देखिए, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास वो अधिकार होगा कानून बनाने का, ना कोई मुस्लिम विमेंस कमीशन को अधिकार होगा वो कानून बनाने का। एट द मोस्ट ऑल आर एडवाइजरी बॉडीज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैन एडवाइस कि ये कानून हो या ना हो, या एक मुस्लिम विमेंस बॉडी बनेगी तो इट विल एट द मोस्ट बी एडवाइजरी। द पॉइंट इज के इस देश में एक व्यवस्था है where you have to seek justice. And as I said, as I acknowledged in the very beginning, from the government, and not only this government, in earlier governments and the courts, तो यहाँ तक बोला कि आज सुप्रीम कोर्ट इज इन कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज नॉट एडहरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक मैंने बोल दिया है। मगर कहीं ना कहीं जहाँ स्पेस है न्याय की, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि आपको सुप्रीम कोर्ट फिर आखिरी दरवाजा है आपके लिए खटखटाने के लिए कि मुझे न्याय चाहिए, जब आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक वो बात। उसमें मैं मानता हूँ कि रत्ना जी ने आज एक अच्छी प्रक्रिया शुरू की हमारे बीच में, क्योंकि खाली मुस्लिम महिलाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ने का सवाल नहीं है, सभी महिलाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ने का सवाल है। और हम जैसे मैं कहना चाहती कि अगर सभी महिलाएं एक दूसरे का साथ दें तो शायद ये बहुत बेहतर होगा सभी के लिए, सभी कम्युनिटीज की महिला, क्योंकि सबकी समस्याएं हैं, महिलाएं भी और मर्द भी, इवन पुरुष भी, है ना? क्योंकि जैसे वो फुटबॉल टीम, ईरान की फुटबॉल टीम खड़ी हुई, हम सबके सीने चौड़े हो गए। वाओ, एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक अमरीन, आई डोंट थिंक कि इंडिया में ये कभी हो सकता है जो उन्होंने जेस्चर दिखाया। आई थिंक इंडियन मुस्लिम मेन नीड टू लर्न फ्रॉम दैट आल्सो। दे नीड टू लुक एट दोस इरानियन मेन। आई मीन सल्यूट टू देम। दे, उनका क्या करना है आप बोलिए, उनको क्या करना था? उनको लगा, वो कह सकते थे कि भाई वी वांट टू बी स्टार्स, we want to win this game, you know, ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, औरतों की प्रॉब्लम है। But they did not say that, they stood for their women, which is so overwhelming. Too much to expect from our men. They had to go back home. At the same time, the government of Iran surrendered to the football team. उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हो रहा है। No reports of that sort have come. They were shocked. Shocked पे hell out of the entire world actually. दूसरी बात है कि सड़कों पे ईरानी लड़कियां और लड़के, they were in equal numbers. In all the protest videos that I could see, but the boys and girls were together. The brothers, sisters, girlfriends, whatever they had, सब साथ में थे सड़कों पे। इसमें मैं ये बता दूं कि ये टाइम पे मुस्लिम मर्द बहुत कम हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, मगर हम लोग थे आपके साथ। We are there to be counted with you, okay? And that is why जो revolution और जो reform आएगा वो मुस्लिम औरतों के माध्यम से ही आएगा। That is why I said you have to read, you have to interpret. Even I cannot interpret to the level that you will take it as seen from the understanding or the eyes of women, okay? मगर ट्रिपल तलाक बिल पे मैं खड़ा था, हाजिली दरगाह पे मैं खड़ा था वो टाइम पे। और हमारा जो संगठन है इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, वी आर बिल्डिंग एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम मेन एंड वुमेन, जिसमें रत्ना जी के लिए स्पेस है, राम पुजानी जी के लिए स्पेस है, तीस्ता के लिए स्पेस है। क्योंकि रत्ना जी के कॉन्टैक्ट में अगर 5 प्रगतिशील मुसलमान है तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी उनको हमारे साथ जोड़ने की। I think if we have 5,000 progressive reformist Muslims standing together in this country, we are enough to take on all the lakhs of Maulanas, Maulvis or whatever in this country. I'm not worried at that time. But we have to get organized. Okay? Yes. And last year, I'd like to say that we had a brilliant discussion today. Our friend from Kashmir is a bit too
advanced even for she's fascinating. And Armin from Delhi, Yana and Ratna ji ne kamal ka matlab aaj it has been a very eye opening kind of discussion. बहुत शुक्रिया। जिससे Ratna ji should have a part two to this and take things ahead. इंशाल्लाह। तो और इसके साथ मैं बोल दूं कि दुनिया के मुसलमानों में एक डिबेट चल रहा है, भारत में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, ओके, मगर दुनिया में स्पेशली 2011 के बाद जब ये अलकायदा और आईसिस वगैरह वगैरह सब आने लगे, तो एक लोग कुरान और हदीसों में वापस देखने लगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम लोग दोनों कहते हैं टुडे, ठीक है, मगर एक ऑनेस्ट डिबेट जैसे रामायण महाभारत गीता पे होता है, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट वगैरह पे होता है, जो क्रिटिक होता है, इंडियन मुस्लिम्स विल आल्सो हैव टू लर्न हाउ टू क्रिटिक and look at the text from that point of view as well. Tabhi you will be able to do justice to what we are talking about. जी 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 बिल्कुल। हम भी उम्मीद करते हैं कि बदलाव की बयार जब चलती है तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो है वो कारवां बनता जाता है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को लेकर जिस तरह के बदलाव की जरूरत है उसमें पुरुष हमारा पूरा साथ देंगे, और हम सब कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर इसमें कामयाबी भी हमें मिलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आगे भी हम इस तरह की और विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।